नमस्कार। फन का फंडा में हमें बातें बहुत जरूरी करनी है आज एक बार फिर, क्योंकि कमाई तो करना ही है निवेश करके, लेकिन जोखिम का भी ख्याल रखना है। तो जोखिम और कमाई के बीच संतुलन कैसे बैठाना है, ये बात आज करेंगे। यानी आज के फन का फंडा में बात करेंगे कि निवेश के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे और मेरे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ और फाउंडर धीरेन्द्र कुमार, जो 30 सालों से आपको रखे हुए आगे। धीरेन्द्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। फंड का फंडा में 3 कौन सी बातें हैं, पहले आपको फटाफट बता देते हैं। आज हम बात करेंगे निवेश शुरू करने से पहले के 5 मंत्रों की, जो आपको किसी भी खतरे से बचाएंगे। हम बताएंगे टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस क्यों है जरूरी और किन बातों का रखना है ख्याल करोड़पति बनने के लिए। आजकल होने लगा है सैलरी का इंश्योरेंस भी, कैसे और क्या क्यों जरूरी है, इनकम प्रोटेक्शन, ये भी करेंगे बात। अगले कुछ मिनट आपको रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि हम दिखा रहे हैं फंड का फंडा बिना ब्रेक के। और सबसे पहले हमें बताने हैं वो 5 मंत्र जो आपको जपने हैं, जो आपको पढ़ने हैं निवेश शुरू करने से पहले। और धीरेन्द्र, बिना वक्त बर्बाद किए मैं चाहूंगा आप फ्लोर पर आ जाएं और वो 5 चीजें मैं गिना दूं जो धीरेन्द्र हमेशा बोलते हैं कि कर लीजिए निवेश करने से पहले, और फिर समझेंगे धीरेन्द्र से आज कि क्या क्या उसके तरीके हैं, क्या क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात तो अपना टर्म इंश्योरेंस करा लीजिए। ये क्या है टर्म इंश्योरेंस, ये पूछने वाले हैं अभी हम, बने रहिए शो पर। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए अपना, यानी मेडिकल जो खर्चे होने वाले हैं उसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए। आजकल इनकम प्रोटेक्शन के स्कीम भी आने लगी हैं, इसलिए हम सैलरी इंश्योरेंस उसे बोल रहे हैं। लेकिन कितने महीने के लिए, कितनी इंश्योरेंस, क्या क्या, ये सब पूछने वाले हैं धीरेन्द्र से हम अभी। और इसके अलावा 2 और बातों का ध्यान रखें। अपने पुराने कर्ज आपको खत्म करने हैं, कैसे खत्म करने हैं प्लान करिए। और आपको अगर कोई पुराना छोटा मोटा निवेश है घर का, या पहले आपको अपने परिवार से मिला है, उस पर क्या करना है, ये सब सेट कर लीजिए। उसके बाद अच्छे से निवेश की यात्रा आपकी हो सकती है। तो ये टर्म इंश्योरेंस की क्या टर्म है धीरेन्द्र, टर्म इंश्योरेंस क्यों चाहिए, ये सब हमें बताइए। टर्म इंश्योरेंस सबसे प्लेन लाइफ इंश्योरेंस है। आपको कुछ हुआ तो आपके परिवार को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, एक फाइनेंशियल फॉल बैक होगा, और कुछ नहीं हुआ तो ये पैसा डूब जाएगा। ये खर्चा है, इसको खर्चे के नज़रिए से देखना चाहिए। और इसलिए क्या इसे सस्ता जीवन बीमा कह सकते हैं? ये सस्ता इसीलिए है, और क्योंकि ये प्लेन इन लाइफ इंश्योरेंस है। आमतौर पे लोग इसको हर एक इंश्योरेंस किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से जुड़ा होता है, और उससे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सा कवरेज आपको शुरुआत में ज़रूरत होती है, और वो यही पूरा कर सकता है। तो इसमें कितने टर्म होनी चाहिए, कितने साल के लिए लेना चाहिए आमतौर पर, और कितना पैसे का हमें ये इंश्योरेंस कराना चाहिए? इसमें आपके पास करीब इसका कोई ग्राउंड रूल नहीं है, लेकिन करीब अगर आपकी आमदनी जो भी है या आपके परिवार की जो भी ज़रूरत है, उसके कम से कम 10 साल की आमदनी हो तो एक बड़ा सा पूंजी मिलेगा। लेकिन ये बदल सकता है। अगर आपके पास होम लोन भी लिया हुआ है तो उस रकम को भी जोड़ दें। कोई दूसरा अगर आपके पास लायबिलिटी है तो उसको भी जोड़ लें, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ और आपके परिवार को पैसा भी मिला, लेकिन अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, वो घर चला जाए तो वो एक बहुत बड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो वो होम लोन को प्रोटेक्शन करने के लिए भी टर्म इंश्योरेंस में कुछ प्रावधान हो सकते हैं? जी हाँ। नहीं, एक तो सीधे जब अगर आपने होम लोन लिया है तो उस रकम को जोड़ दीजिए टर्म इंश्योरेंस के कैलकुलेशन के लिए। लेकिन मकान खरीदने के साथ एक टर्म लोन अलग से मिलता है कि जैसे जैसे आप होम लोन रिपे करते जाएंगे, वो टर्म लोन का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि टर्म का क्या चक्कर है। टर्म मतलब कितने साल के लिए आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो आप ये 25-30 साल के लिए ले सकते हैं, और ये सस्ते में मिल रहा है अगर आप जल्दी लेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात तय हो गई धीरेन्द्र आपकी बात से कि हमें ये लेना ही लेना है टर्म इंश्योरेंस, और इसमें इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। बिल्कुल, इसको लेना ही लेना चाहिए, बल्कि ये निवेश से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कोई पूंजी इकट्ठा नहीं होती है, और उस समय आपके परिवार को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है तब ये मत लीजिए। अच्छा, हाँ, तो अब कोई अगर आपके पे डिपेंडेंसी नहीं है किसी की, तो मत लीजिए, खर्च बेकार जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक और इसमें बात ध्यान रखनी है एज की, क्योंकि जल्दी आप खरीद रहे हैं तो आपको सस्ते में इंश्योरेंस मिल रहा था। बाजार के कुछ रेट्स जो हैं, जो दरें हैं बाजार की, वो आपको बताते हैं। फिर धीरेन्द्र से सवाल पूछेंगे कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर हम बाजार में इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लेने चलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ही होता है एक तरह का, 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति को सिर्फ 400-500 रुपये में ये 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है हर महीने, अगर वो देने को तैयार है। 25 साल के लिए भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है उस रेट में। अगर आप 25 साल के हैं अभी भी, तो आप ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस जल्दी। 30 साल के व्यक्ति के लिए ये दर और बढ़ जाती है। 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए उन्हें 550 रुपये हर महीना देने होंगे, और अगले 25 साल का प्रोटेक्शन है। अगर आप 40-50 साल के लिए और ले रहे हैं
तो फिर आपको शायद ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। 35 साल वाले को 700 रुपये और 40 साल वाले को 1000 रुपये महीना खर्च करना पड़ेगा 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए। और यही बात समझ में आ रही है धीरेन्द्र की जल्दी शुरुआत करें, जैसे हम कहते हैं कि निवेश की जल्दी शुरुआत करें, तो निवेश के पहले के 5 मंत्र आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले ये जल्दी शुरुआत करें जी, और इसको डिसिप्लिन तरीके से पे करते रहें जी। और जब आपके पास पूंजी इकट्ठा हो जाए तब आप इसको ना लें। टर्म इंश्योरेंस में क्या किसी बड़ी बीमारी से प्रोटेक्शन या एक्सीडेंट हो जाए उस तरह की बातों का भी ध्यान रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फीचर है। टर्म इंश्योरेंस आपको एक छोटी रकम में एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिल पाता है और कम उम्र में और सस्ता मिल पाता है। लेकिन इसके साथ 2 एडिशनल राइडर है जो कि इसके ऊपर से आप ले सकते हैं। डिसेबिलिटी, कि अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको इसका तो एक बड़ी रकम मिल पाती है। जीवन बच जाए लेकिन कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो ये मिलेगा। शरीर खराब हो जाए, इस तरह की, और इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी हो जाए, क्रिटिकल इलनेस, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है उससे आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर इसकी वजह से आपकी वित्तीय स्थिति अगर खराब हो जाती है तो उसका प्रावधान है। तो टर्म इंश्योरेंस में जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें ये भी फायदा है, एक्सीडेंट या क्रिटिकल इलनेस यानी बीमारी या विकलांगता से जुड़े भी आप राइडर ले सकते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को ये हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो लेना है, लेकिन उसकी जो मंथली हमें पेमेंट करना है या क्वार्टरली पेमेंट करना है वो हमें अगर गड़बड़ा जाता है, अगर हम पैसा देना बंद कर दें, लैप्स बंद कर दें, तो क्या ये इंश्योरेंस बंद हो जाता है? जी हाँ, ये इंश्योरेंस बंद हो जाएगा और इसलिए ज़रूरी है। लेकिन अब ये काफ़ी आसान हो गया है। पहले होता था कि आपको प्रीमियम जाके खुद जमा करना है या बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाके पैसा जमा करना है या चेक लिखना है, कभी डेबिट हुआ कभी नहीं हुआ, एक्सपायर हो रहा है पैसा नहीं देने की वजह से। अब ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आप ऑटो डेबिट का इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके बैंक खाते से पैसा हमेशा हर महीने निकल जाता है। तो इस वजह से, ये इस टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट की वजह से ये काफ़ी आसान हो पाया है कि आपके नेग्लिजेंस की वजह से अब ये इंश्योरेंस आपका एक्सपायर नहीं करेगा। बिल्कुल, कल ही मैं अपने दफ्तर में दीपशिका के साथ लंच कर रहा था और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 20 साल की उम्र में सस्ते में टर्म इंश्योरेंस खरीदा, लेकिन उनके पति ने अब जब 30 की उम्र में 30-35 की उम्र में जब उन्होंने इंश्योरेंस खरीदा तो उन्हें बहुत महंगा मिला। तो एक बात हमने 5 मंत्रों में से एक सीख ली है कि टर्म इंश्योरेंस करना ज़रूरी भी है और जल्दी करें तो उसका फ़ायदा और हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले कदम की जो आपको निवेश के पहले लेना है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। धीरेन्द्र, हेल्थ इंश्योरेंस आप क्यों कहते हैं कि ज़रूरी है? आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो भी बचत का प्लान है और इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर आप एक बार आपके परिवार में अगर आप कोई एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ। अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल गरीबी के कगार पे अगर एक बार अस्पताल चला जाता है तो, और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। शुरू में आपकी आमदनी कम होती है, बचत कम होता है और उसमें इस तरह का सेटबैक आपको कई साल पीछे ले जाता है जी। तो अपने बचत के प्रोग्राम को रिस्टोर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि वो डिरेल नहीं हो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी वो सारे फंडे लगाने हैं कि कम उम्र में लें तो सस्ता मिल जाएगा और फिर कंटिन्यू रखें वगैरह वगैरह? जी हाँ, कम उम्र में लें तो सस्ता मिलेगा। अगर आपकी स्थिति बेहतर है, अगर आप हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं तो वो तब भी सस्ता मिलेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि एक आप फैमिली का फ्लोटर प्लान लें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके घर में कौन बीमार पड़ेगा। परिवार में वृद्ध लोग होंगे या बच्चा होगा या आप खुद होंगे। तो एक अगर आपके परिवार के लिए 10 लाख रुपए का है तो कोई भी बीमार पड़े तो एक बड़ा सा सीलिंग, एक बड़ा सा लिमिट अवेलेबल रहेगा। तो हमें एक फ्लोटर प्लान लेना है जिसमें मतलब सारे परिवार के अधिकतर लोग, परिवार के लोग उसमें काउंट हो सकें और लगातार लेने और कम उम्र में लेना है ताकि वो कम उम्र में लेना है, जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। और इस पर टैक्स बेनिफिट भी आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि उसमें कैसे टैक्स बेनिफिट है, और आपको फटाफट बता दें कि कैसे कैसे प्रीमियम इसमें तय हो रहा है। आपके जेंडर और उम्र के हिसाब से तय हो रहा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले से कोई बीमारी है उसको आप डिक्लेयर करें ताकि बाद में अगर ये क्लेम लेना हो तो दिक्कत ना हो, और उसके हिसाब से प्रीमियम तय होता है। परिवार की मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है और अधिकतर ऐसी स्कीमों में आपका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है। ऐसे कई स्कीमें हैं बाज़ार में, तो आप क्या काम करते हैं ये भी देखते हैं। तो अलग अलग उस हिसाब से प्रीमियम तय होता है आपके मेडिकल। लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट से क्या रिलेशन है धीरेन्द्र? जो हमने बात शुरू करी थी कि निवेश से पहले हमें ये करवाना है, ये निवेश के पहले की तैयारी है। क्योंकि आम तौर पे जब कोई निवेश करता है तो वो या तो आप बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपका निवेश बढ़ रहा है, या आप बड़े हतोत्साहित होते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो या तो लालच घिर जाता है या आप डर जाते हैं। और उसका कारण यही है कि ये सब तैयारी अगर पहले से नहीं की हुई हो, अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो, आपके पास बेसिक इमरजेंसी फंड नहीं हो, तो आपके पास डरने का कारण है।
कि आपका पूंजी जो बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ है, कई साल मेहनत करके इकट्ठा किया हुआ है, वो अचानक रातों रात का अगर गायब हो जाए तो आपके पास बेसिक प्रोटेक्शन है कि नहीं। तो बेसिकली ये फाउंडेशन है, आप मकान बना रहे हैं और अगर अच्छे फाउंडेशन पे ये बिल्ड नहीं होगा, और ये बेसिकली फाउंडेशनल चीज़ है। तो निवेश के पहले आपको पढ़ने हैं ये 5 मंत्र, हम 2 मंत्र बता चुके हैं और अब हम चलते हैं तीसरे मंत्र की ओर। अब बात करते हैं सैलरी प्रोटेक्शन की। नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सैलरी प्रोटेक्ट रहे, मतलब नौकरी रहे ना रहे सैलरी आती रहे, कितना अच्छा होगा। लेकिन ये क्या सिस्टम है धीरेन्द्र, और ये कैसे इससे हमें फ़ायदा उठाना है और ये क्यों करना ज़रूरी है? नहीं, ये कोई आपके कहने से ऐसे लग रहा है कि ये भी कोई इंश्योरेंस प्लान है। ये इंश्योरेंस प्लान आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। ज़रूरी ये है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो, ताकि अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्थिति बने कि आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, या आपका काम अब खतरे में पड़ गया है, या आपकी नौकरी खतरे में पड़ गई है, या आपका नौकरी चली जाए तो आपकी नींद ना उड़े। और उसके लिए ये आपके पास कम से कम 6 महीने के घर खर्च का जो पैसा है वो एक ऐसे स्थिति में होना चाहिए कि आपको जब मन करे आप उसको निकाल पाएँ। और कल आपका घर कैसे चलेगा इसके बारे में अनिश्चितता ना हो। तो दोनों बातें हमें समझ में आ रही हैं कि बाज़ार में कुछ ऐसे प्लान भी हैं, ऐसी स्कीम्स भी हैं, और अगर आप वो स्कीम्स नहीं भी खरीदते हैं तो आप अपनी ऐसे निवेश में रख सकते हैं पैसा जहां हमें 6 महीने की इनकम के 6 बराबर, महीने के इनकम की तैयारी रखनी चाहिए हमेशा अपने पास, जो कि बाजार में इन्वेस्टेड नहीं हो। वो लिक्विड फंड में हो, बैंक खाते में पड़ा हुआ हो, फिक्स डिपॉजिट हो, जिसके बारे में आप निश्चिंत रहें। उसको आप निवेश भी नहीं करेंगे, उसको आप इक्विटी में भी नहीं लगाएंगे, उसको आप मकान के उस पर आप नज़र नहीं लगाएंगे। वो केवल इमरजेंसी के लिए आपके इस्तेमाल होगा और रिटर्न कम जनरेट करेगा, ताकि आप निश्चिंत रहें। तो ये तो हुए 3 ऐसे कदम जो आपको उठाने हैं, 3 मंत्र आपने समझ लिए निवेश अच्छा शुरू हो उसके पहले। लेकिन धीरेन्द्र अब बात करनी है कर्ज उतारने की। आप हमेशा कहते हैं कि कर्ज उतार लो निवेश करने से पहले। दरअसल आपको कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का अगर कोई बहुत बड़ा कर्ज है तो उतारिए। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा ये कर्ज है, और समझना है धीरेन्द्र से कि ये क्यों कहते हैं क्रेडिट कार्ड से बच के रहें, संभल के चलें। तो दूसरी बात ये हुई कि महंगे कर्ज पर आपको अटैक करना है। धीरेन्द्र, ये महंगे कर्ज का क्या सीन है, ये इससे क्यों बचना है और ये कैसे संभालना है? ये नहीं, मैं कर्ज खत्म करने पे जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि आप निवेश करेंगे और उस पर आपको रिटर्न मिलेगा, और आपने पहले से उधार लिया हुआ है जिस पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं और आपके रिटर्न पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले अपना लोन कम कीजिए। और इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो सबसे महंगा लोन है उसको ख़त्म कीजिए। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, जिसमें आम तौर पे लोग फंस जाते हैं, क्योंकि आप जाते हैं, कुछ इच्छा होती है, आप खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर उससे निकलने में बड़ा समय लग जाता है। यानी जितना आप कमा नहीं रहे हैं निवेश से, उतना आप कर्ज की ब्याज में दे रहे हैं। तो एक तरफ आप निवेश करने की सोच रहे हैं जिस पे आपको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ आपने उधार लिया हुआ है जिस पे ज़्यादा रिटर्न आपको देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले सबसे महंगा लोन ख़त्म कीजिए। दूसरा चीज़ कि कभी भी उधार लेकर के आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आमतौर पे होता है कि जब बाजार चल रहा होता है, लोग उधार ले लेते हैं और निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत आसानी से रिटर्न जनरेट हो रहा है, और उसमें अचानक जब बाजार में गिरावट आती है, प्रॉमिस कर रहा हो कि ये शेयर बढ़ने वाला है, डबल ट्रिपल होने वाला वगैरह, लेकिन आप उधार लेके उसमें निवेश लेके ना तो आपको निवेश करना चाहिए। निवेश करने के पहले उधार चुकता करने की तैयारी करनी चाहिए। केवल अकेला एक निवेश, एक उधार है जो कि आप रख सकते हैं, वो है होम लोन। क्योंकि लंबे समय में होम लोन हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, होम लोन आपको रखना चाहिए। उसका कारण 2 है। एक तो कि होम लोन जब आप लेते हैं और मकान आपको मिल जाता है तो किराया बचना शुरू हो जाता है। दूसरा, उस पर टैक्स की छूट मिलती है, और लंबे समय में जो आपके होम लोन पे जो आप इंटरेस्ट देते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत कम है, तो आपका खर्चा कम है। तो होम लोन के सिवाय बाकी लोन से कर दीजिए नमस्ते। ये फंडा हमने सीखा है और उसको कैसे करना है आपको समझना है। खासकर वो लोन में समझ रहा हूँ धीरेन्द्र, जैसे क्रेडिट कार्ड के लोन जिन पे ब्याज बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कमाई कम और सारा ब्याज में चला जाए तो फिर फायदा क्या हुआ? जी हाँ, सबसे पहले तो यही तैयारी करनी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं हो और लोन लेकर के आप कभी इन्वेस्ट ना करें। और अब बारी है 5वें मंत्र की। निवेश शुरू करने से पहले हम 5 कौन से एक्शन लेने हैं, कौन से मंत्र आपको जपने हैं, ये हम बातें कर रहे हैं। और अब 5वां ये जो मंत्र है वो ये कि कैसे आप अपने पुराने जो निवेश हैं उन पर पुनर्विचार करें। घर का कोई इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मकान हो धीरेन्द्र, चाहे वो पुराने शेयर कोई दादाजी छोड़ गए हैं, या कोई FD पड़ी हुई है, तो ये असेसमेंट होता कैसे?
सबसे पहले तो एक पैड निकाल लीजिए और आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा हुआ है, ईपीएफ में पैसा लगा हुआ है, कोई आईपीओ में आपने लगाया था, कोई एनएफओ में लगाया था, कोई डिपॉजिट किया था, इसका एक लिस्ट बनाइए। लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और उसके सामने ये लिखिए कि कितना रुपया कब लगा था, आज उसका वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है और ये क्यों लगा हुआ है। और अगर जैसे आप ये सवाल पूछेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ये सब कुछ अपने आप में सेल्फ एविडेंट हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो फिर इसमें तो बड़ी इमोशनल क्राइसिस हो सकती है धीरेन, कि किसी के बुजुर्ग ने कोई एफडी दी थी, कोई सोना दिया था, अब उसका क्या इमोशंस से कैसे काम लेना है? नहीं, यहाँ पे इमोशनल होने के बजाय लोगों को देखना चाहिए कि ये बुजुर्ग ने आपके लिए लिया था फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, और अगर आप उसको बढ़िया से नहीं संभालते हैं तो ये गैर जिम्मेवारी वाली चीज़ है। अगर कोई ऐसा चीज़ लिया था जो समय बदल गया है और अब उसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, उसका और ज़्यादा उचित इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है, कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। तो मेरे ख्याल में ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको ऐसे संभाल करके रखें और बेहतर तरीके से, हाँ, उसको कंज्यूम मत कीजिए। जिस पर्पज़ के लिए वो लिया हुआ था कि आपके लिए जिस फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा, वो इंश्योर करते हुए उसको बेहतर तरीके से निवेश कीजिए। तो पुराने निवेश में आपको अपने गोल से जोड़कर उसे देखना है, और जैसा धीरेन्द्र ने कहा कि पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, कब गया था वो निवेश, कब हुआ था और उस पर कितना रिटर्न मिला है, और क्या कोई गलती हुई है, और क्या उसमें हम क्या इमोशनल प्ले कर रहे हैं, भावनाओं में बह जा रहे हैं, उससे बचना होगा आपको। और ये समझना होगा कि निवेश आपके लिए है, आपके प्रोटेक्शन के लिए है, और अब आगे आपको क्या निवेश करना है ये सोचना होगा। तो ये हुए 5 मंत्र, वो 5 एक्शन जो आपको लेने हैं, 5 कदम जो आपको उठाने हैं अच्छा निवेशक बनने के लिए और अच्छा निवेश शुरू करने के लिए। दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला फंड का फंडा के लिए। और आपको एक बार फिर याद दिलाते दर्शकों को कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं #फंड का फंडा लिखकर सोशल हैंडल्स पे। हम फेसबुक लाइव पर ठीक शो के पहले कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो सबके काम आते हैं, और वो अपने सवाल आप पूछते रहें। फिलहाल आपको हम छोड़े जा रहे हैं वैल्यू रिसर्च के कुछ चुनिंदा फंड्स के नाम के साथ, जिनकी 5 स्टार रेटिंग है, तो आप उन्हें पढ़ें और फ़ायदा उठाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त। फंड का फंडा में आज इतना ही। टॉप रेटेड इक्विटी फंड कैनरा रोबोको फ्लेक्सी फंड, मेरे एसेट फोकस्ड फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप। टॉप रेटेड टैक्स सेवर फंड बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड, कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मेरे एसेट टैक्स सेवर कॉन टैक्स प्लान डायरेक्ट फंड। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।